हेलो दोस्तों, शौर्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट वेस्टफेलिया के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे वेस्टफेलिया की बाद की राज्य व्यवस्था यानी कि उत्तर वेस्टफेलिया के बारे में। पिछली दो वीडियोस में हमने बात की थी प्री वेस्टफेलिया के बारे में, वेस्टफेलियन राज्य व्यवस्था के बारे में। अगर अभी तक आपने उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज जाकर उन दोनों वीडियोस को देख लीजिए ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। सो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेस्टफेलिया के बाद की राज्य व्यवस्था के बारे में। दोस्तों, आधुनिक राष्ट्र राज्य की अवधारणा जिसका आरंभ 1648 की वेस्टफेलिया की शांति संधि के साथ जोड़कर देखा जाता है, वह समकालीन राजनीति में कई पड़ावों को तय करते हुए 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुकी है। तो दोस्तों, बेसिकली इस पॉइंट में यह बताया हुआ है कि जब हम एक आधुनिक राष्ट्र राज्य की अवधारणा की बात करते हैं, यानी कि हम राज्य की बात करते हैं, उसकी शुरुआत को हम 1648 की वेस्टफेलिया की शांति संधि के साथ जोड़कर देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताने की कोशिश की थी। और अब वह कई सारे पड़ावों को पार करते हुए 21वीं सेंचुरी में आ चुकी है जब हम एक आधुनिक राज्य की बात करते हैं आज के वक्त में। और दोस्तों, इसके प्रारंभिक स्वरूप तथा आधुनिक स्वरूप में आने वाले महत्वपूर्ण बदलावों को समझने के लिए अनिवार्य है कि उसे आधुनिक युग के प्रमुख राजनीतिक घटनाओं तथा वैश्विक प्रक्रिया से अलग करके ना देखा जाए। तो दोस्तों, बेसिकली इस पॉइंट में यह कहा गया है कि जब हम राज्य को समझने की बात करते हैं, उसके प्रारंभिक स्वरूप और आधुनिक स्वरूप में क्या क्या बदलाव आए हैं, उनको समझने के लिए आधुनिक युग के अंदर यानी आज के समय में जो राजनीतिक घटनाएं हैं, वैश्विक प्रक्रियाएं हैं, उनसे उसे अलग कर नहीं देखना चाहिए। आइए दोस्तों, आगे बात करते हैं संप्रभुता की अवधारणा के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, संप्रभुता शब्द के अर्थ की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सुप्रेनस से हुई है, जिसका अभिप्राय श्रेष्ठ अर्थात सुप्रीम से है। संप्रभुता शब्द उच्चतम सत्ता की ओर संकेत करता है। यह राज्य की अवधारणा का अत्यंत विशेष पहलू है। सो दोस्तों, बेसिकली संप्रभुता का मतलब होता है सुप्रीम यानी कि श्रेष्ठ, और जो कि लैटिन भाषा के सुप्रेनस शब्द से निकला है। ठीक है, अब जो संप्रभुता शब्द है वो उच्चतम सत्ता की ओर संकेत करता है। इसका मतलब यह है कि ये उन चीजों की बात करता है जिनके पास पावर्स हैं, शक्तियां हैं, जो सत्ता यानी शासन करते हैं। और ये राज्य की अवधारणा का सबसे अत्यंत विशेष पहलू है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ दोस्तों, संप्रभुता शब्द प्रादेशिक अधिकार तथा स्वायत्तता को इंगित करता है। संप्रभुता के अंतर्गत आंतरिक तथा बाहरी दोनों ही क्षेत्र आते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली इस पॉइंट में यह कहा गया है कि जब हम संप्रभुता शब्द की बात करते हैं तो वो उच्चतम सत्ता यानी कि जिनके पास पावर्स हैं, शक्तियां हैं, जो शासन करते हैं, उसकी तरफ संकेत करता है। प्रादेशिक अधिकार और स्वायत्तता, इन सब चीजों की तरफ संकेत करता है। और जो संप्रभुता है उसके अंतर्गत यानी उसके अंदर बाहरी और आंतरिक दोनों ही तरह के क्षेत्र आते हैं। और दोस्तों, आधुनिक युग में विभिन्न प्रकार के बदलावों के कारण, जैसे भूमंडलीकरण का परिणाम, संचार सूचना की क्रांति, तकनीकी क्षेत्र में आने वाली क्रांति आदि के कारण राष्ट्र राज्यों की परस्पर निर्भरता काफी हद तक बढ़ गई है। तो दोस्तों, बेसिकली जब हम आधुनिक युग के अंदर राज्य की बात करते हैं तो एक राष्ट्र राज्य की दूसरे राष्ट्र राज्य पर निर्भरता बढ़ गई है, यानी डिपेंडेंसी बढ़ गई है। उसके कई सारे कारण हैं। भूमंडलीकरण यानी कि वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन, संचार सूचना की क्रांति, तकनीकी क्षेत्र में आने वाली क्रांति, इन सभी चीजों की वजह से एक राष्ट्र राज्य की दूसरे राष्ट्र राज्य पर परस्पर निर्भरता यानी कि डिपेंडेंसी बढ़ गई है। और दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, नियम, अधिकार आदि का स्वरूप काफी विस्तृत हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में राज्यों की संख्या व प्रकार में वृद्धि हुई है। महाशक्तियों की न्यूक्लियर परमाणु क्षमता पर आधारित विनाश संबंधी बढ़ती धमकियों तथा आतंक के वातावरण का बने रहना। तो दोस्तों, बेसिकली इन दोनों पॉइंट्स में यह बताया हुआ है कि आज के आधुनिक राज्य के अंदर कौन से बदलाव आए हैं, कौन सी राजनीतिक स्थितियां हैं, वैश्विक प्रक्रियाएं हैं, जिसमें सबसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, नियम, अधिकार आदि का स्वरूप काफी विस्तृत हो गया है, जिसके लिए हम यूएनओ का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में राज्यों की संख्या में वृद्धि हो गई है और जितनी भी महाशक्तियां हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, उनकी बढ़ती धमकियां और उसके कारण आतंक का वातावरण बना रहता है। इसके साथ साथ दोस्तों, राष्ट्र राज्य की बाहरी आक्रमणों से संबंधित चिंता तथा संदेह की स्थिति का बने रहना, जिसके अंदर केवल सैन्य हमला न होकर आर्थिक दबाव तथा सांस्कृतिक दबाव और अप्रत्यक्ष शोषण आता है। तो दोस्तों, बेसिकली इस पॉइंट में यह बताने की कोशिश की गई है कि आज के वक्त में जो राष्ट्र राज्य है उनको बाहरी आक्रमण संबंधित चिंता रहती है और संदेह की स्थिति बनी रहती है, जिसके कई सारी चीजें होती हैं, जिसमें सैन्य हमला शामिल नहीं होता है कि कोई बाहरी देश हम पर आक्रमण कर देगा। उसमें आर्थिक दबाव भी आता है, सांस्कृतिक प्रभाव भी आता है, अप्रत्यक्ष शोषण भी आता है। दोस्तों, अगर मैं आपको ये पॉइंट एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूं तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि हम दो देशों का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, एक कमजोर देश है, ठीक है, आर्थिक रूप से, और एक मजबूत है। ठीक है, अब दो देशों के बीच आदान प्रदान वैश्वीकरण के कारण चल रहा है। अगर मान लेते हैं उन दोनों देशों के बीच किसी भी चीज को लेकर अनबन हो जाती है, जिसके कारण जो कमजोर देश है उसके ऊपर जो मजबूत देश है वो आर्थिक दबाव बनाता है, व्यापार बंद कर देता है, बहुत सारी चीजें करता है, सांस्कृतिक प्रभाव रहता है, अप्रत्यक्ष रूप से शोषण होता है।
और दोस्तों गैर राज्य अभिकर्ता की बढ़ती भूमिका आधुनिक राज्य की एक खास विशेषता बन गई है, जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय निगम, एमएनसीज, अंतर्राष्ट्रीय समूह व समाज आदि आते हैं। तो दोस्तों बेसिकली इस पॉइंट में ये बताया हुआ है कि आज के आधुनिक राज्य के अंदर एमएनसीज, अंतर्राष्ट्रीय समूह, समाज, इन सबका रोल काफी ज्यादा बढ़ गया है। दोस्तों आगे बात करते हैं आलोचना के बारे में। विभिन्न विद्वानों ने वेस्टफेलिया राज्य व्यवस्था की आलोचना अनेक बिंदुओं के आधार पर की है, जिसमें कुछ विद्वान वेस्टफेलिया की राज्य व्यवस्था के प्रमुख सिद्धांत जो कि संप्रभुता पर आधारित है उसके पतन की बात करते हैं। दोस्तों बेसिकली जो कुछ विद्वान हैं वो वेस्टफेलिया की जो राज्य व्यवस्था है जो कि संप्रभुता पर आधारित है उसके पतन की बात करते हैं कि उसका पतन हो रहा है, और कुछ अन्य विद्वान राज्य की घटती सत्ता की आलोचना करते हैं। परंतु कुछ विद्वानों के लिए राज्य का स्वरूप आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना वेस्टफेलिया की शांति संधि के सिद्धांतों के कारण अस्तित्व में आया। तो दोस्तों जैसे कि कुछ विद्वानों ने वेस्टफेलिया के संप्रभुता सिद्धांत के पतन की बात की, कुछ विद्वान राज्य की घटती सत्ता की आलोचना करते हैं, जैसे कि आधुनिक युग के अंदर राज्य की जो शासन करने की क्षमता है वो घटती जा रही है। पर कुछ विद्वानों ने राज्य के स्वरूप को उतना ही इंपॉर्टेंट माना जितना कि वेस्टफेलिया शांति संधि के समय में माना था। इसका मतलब दोस्तों ये है कि कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो राज्य के स्वरूप यानी कि राज्य की इंपॉर्टेंस समझते हैं, वो उतना ही इंपॉर्टेंट मानते हैं जितना कि वेस्टफेलिया शांति संधि के कारण अस्तित्व में आया था एक राज्य। इसके साथ साथ जो कुछ विद्वान है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में गैर राज्य अभिकर्ता की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पिछले पॉइंट्स में बताने की कोशिश की थी कि एमएनसीज, समाज और बाकी के जो गैर राज्य अभिकर्ता हैं उनकी भूमिका बढ़ती जा रही है, यानी कि उनका रोल बढ़ता जा रहा है। और दोस्तों उदारवादी विद्वानों के अनुसार आधुनिक राज्य की जो अवधारणा है वो परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रही है और इसमें राज्य की भूमिका कमजोर पड़ रही है, जिसका एक बड़ा कारण भूमंडलीकरण के प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है। दोस्तों बेसिकली उदारवादी विद्वानों के अनुसार आधुनिक राज्य की जो अवधारणा है वो परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रही है, इसमें राज्य की भूमिका कमजोर पड़ रही है, जिसके कई सारे कारण हैं, जिसमें भूमंडलीकरण को हम सबसे पहले देख सकते हैं जो कि काफी प्रमुख है, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से कई सारे चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो आधुनिक राज्य की अवधारणा है उसमें कई सारे चेंजेस आ रहे हैं और इसकी वजह से जो राज्य की भूमिका है यानी कि उसका जो रोल है वो कमजोर पड़ रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों विद्वानों के अनुसार राज्य की शक्ति निरंतर घटती जा रही है क्योंकि भूमंडलीकरण कहीं अधिक शक्तिशाली तरीके से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर रहा है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पिछले पॉइंट पे बताने की कोशिश की थी कि किस तरीके से भूमंडलीकरण राज्य की अवधारणा को प्रभावित कर रहा है, उसमें कई सारे चेंजेस आ रहे हैं, राज्य की जो भूमिका है उसका रोल है वो कमजोर पड़ता जा रहा है। अब इसमें जो राज्य की शक्तियां हैं वो भी कमजोर होती जा रही हैं, यानी कि धीरे धीरे घटती जा रही हैं, क्योंकि भूमंडलीकरण बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली तरीके से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करता है और कर रहा है। और दोस्तों एक ऐसा समय था जब राज्य बाजारों के मालिक होते थे, लेकिन समकालीन परिदृश्य में बाजार राज्यों के मालिक हो गए हैं। इस तरह से बाजार राज्य सरकारों के निर्णयों को अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष तरीके से नियंत्रित करने लगे हैं। तो दोस्तों इस पॉइंट को हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि पहले क्या होता था कि जो राज्य होते थे वो बाजारों के मालिक होते थे, लेकिन आज के वक्त में क्या है कि जो बाजार है वो राज्यों के मालिक हो गए हैं, जिसकी वजह से जो वो बाजार है वो राज्य के जो भी डिसीजंस होते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसको नियंत्रित करते हैं यानी कंट्रोल करते हैं। इसके साथ साथ राज्य अपनी संप्रभुता आधारित शक्ति को आर्थिक, सामाजिक तथा घरेलू राजनीति में निरंतर घटता हुआ पा रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पिछले पॉइंट्स में बताने की कोशिश की कि किस तरीके से वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, राज्य की अवधारणा को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है ना। राज्य की जो भूमिका है, रोल है और जो उसकी शक्तियां हैं वो निरंतर घटती जा रही हैं, और जो राज्य हैं वो आर्थिक, सामाजिक तथा घरेलू राजनीति में उनकी जो शक्ति है उसको वो निरंतर घटता हुआ पा रहे हैं कि वो घट रही है। इसके बाद दोस्तों यथार्थवादी विद्वान राज्य की वेस्टफेलियन अवधारणा पर विश्वास रखते हैं। उनके अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख अभिकर्ता थे और हमेशा रहेंगे। गैर राज्य अभिकर्ताओं का अस्तित्व राज्य की पहल के कारण ही होता है। यदि राज्य चाहे तो उनके प्रभाव को नियंत्रित व सीमित कर सकते हैं, इसलिए राज्य से बढ़कर ना कोई शक्ति थी और ना हो सकेगी। तो दोस्तों बेसिकली जो यथार्थवादी विद्वान हैं वो राज्य की वेस्टफेलियन व्यवस्था पर विश्वास रखते हैं। उनका ऐसा मानना है कि जब तक राज्य नहीं चाहेगा तब तक एमएनसीज अस्तित्व में नहीं आएंगी, यानी कि जो गैर राज्य अभिकर्ता हैं वो अस्तित्व में नहीं आएंगे, और राज्य चाहे तो उनको कंट्रोल भी कर सकता है पूरी तरीके से और सीमित भी कर सकता है। इसलिए जो राज्य है, राज्य से बढ़कर कोई बड़ी शक्ति थी नहीं और ना होगी। और दोस्तों नव उदारवादी विद्वान जो हैं वो राज्य जटिल पर निर्भरता के युग में राष्ट्र राज्यों की पारस्परिक दूरी के कम हो जाने, एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ जाने, भौगोलिक सीमाओं के महत्वहीन हो जाने, सूचना तकनीक आवागमन के सुगम हो जाने को वेस्टफेलियन संप्रभुता की धारणा के अर्थ में परिवर्तन होने का कारण मानते हैं। तो दोस्तों बेसिकली नव उदारवादी विद्वानों का ऐसा मानना है कि
वेस्टफेलियन संप्रभुता की धारणा के अर्थ में जो परिवर्तन हुआ है उसके कारण ये सारे परिवर्तन हुए हैं, ये सारे चेंजेस आए हैं। मतलब कि राष्ट्र राज्यों की जो पारस्परिक दूरी है वो कम हो गई है ना, और एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ गई है, और जो सूचना की तकनीक है वो काफी सुगम हो गई है, यानी काफी बेहतर हो गई है। सो दोस्तों, इस तरीके से टॉपिक यहाँ पर पूरा हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको प्री वेस्टफेलिया, वेस्टफेलियन राज्य व्यवस्था और उत्तर वेस्टफेलिया अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इस वीडियो की जरूरत है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि फ्यूचर की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।